मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरे साथ बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ फाउंडर एंड सीईओ SRS टेक्सटाइल से मिस्टर रज़ा इकबाल मेरे साथ मौजूद है। रज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सर। टेक्सटाइल के अंदर आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही कम स्पैन में आपने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, इंडस्ट्री डेवलप कर ली है, एस्टैब्लिश कर ली है। वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपका कोई खानदानी बिजनेस नहीं था, बिल्कुल राइट? यू हैव जस्ट स्टार्टेड बाय योर ओन स्टार्टअप। बिल्कुल व्हाट इज योर जर्नी? सर, बेसिकली वी स्टार्टेड एट अराउंड 2013 and 14 around. It's just 10-12 years. Yes, exactly. It's around just 10 to 12 years. और in तो between किसी चाचा मामा ताया किसी की फैक्ट्री थी, जमीन मिली हुई थी, क्या था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हम प्लेस नहीं थे इस तरह से। हम बेसिकली मेरे फादर जो थे वो जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। ओके। फिर हम लोगों के सारे बहन भाई जो थे वो सारे जॉब ओरिएंटेड ही हैं। तो हम लोग, एक मैं ही था जो, मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैंने कहा मैंने बिजनेस करना है, कुछ अलग करना है। हाउ रेजिलिएंट यू आर, बिल्कुल। मतलब ऐसे कैसे यार? बस वो फैमिली सपोर्ट्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में इतना ओपन माइंड से कि चले। क्योंकि प्रॉबेबली होता ही है कि जब बच्चा पास आउट हो रहा होता है हमारे कल्चर के अंदर, वो कॉर्पोरेट में बड़ी जॉब हाँ, ढूंढना शुरू वो हो जाता जॉब है। ढूंढना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों का ये था कि हम शुरू से एक बिजनेस साइड पे ही रहना चाहते थे। तो बट योर फादर वाज नॉट अ बिजनेसमैन। नॉट एग्जैक्टली, नहीं। एक्चुअली यही बात हाँ। ट्रिगरिंग है कि एनीवन कैन डू, बिल्कुल exactly. एनीवन कैन बी अ रेजिलिएंट, एनीवन कैन बी अ रिस्क टेकर। बिल्कुल ऐसे अपना पोटेंशियल खुद डिस्कवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है आई वांट टू नो योर जर्नी मोर इंटरेस्टिंग। सर। इट्स नॉट इजी वे, ये इतना आसान नहीं है जितना लग रही है चीज़ें लोगों को। बेसिकली ये है कि हर चीज़ एक छोटी सी स्टेप से शुरू होती है। बस ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है हर चीज़ को लेके। आप एक कैरियर डिसाइड करते हैं तो उस पर कंसिस्टेंटली आपको फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट। आपने फेलियर के साथ फिर खड़े होना है, एग्जैक्टली। फिर हार के फिर खड़े होते जाना है। बिल्कुल एंड ऐसे। देन यू विल बी फ्लाइंग। बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं होता कि फेलियर्स नहीं आते। फेलियर्स बहुत सी जगह आपको सिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होती जो आपको फेलियर सिखा के चले जाते हैं। इसी तरह कोशिश करते रहना चाहिए हर इंसान। हम लोगों का ये था कि हम लोग शुरू से, हम लोगों का कोई बहुत बड़ा बिजनेस हम लोगों ने डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं लगा ली या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी। बहुत शॉर्ट कैपिटल से हमने उसको रन करना शुरू किया था। मोस्टली हमारे पास तो 2 से 3 एम्प्लॉयज़ शुरू में हमने स्टार्ट किया। बेसिकली ये एक स्टार्ट होता है, कारीगर जो लेबर तबका होता है उससे हमने वो हायर किए, उनसे हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों को इनफैक्ट खुद भी इतना आइडिया नहीं था टेक्सटाइल रिलेटेड कि ये इतनी बड़ी फील्ड है और इस तरह एक्सपोजर। इसका तो आइडिया लेने के लिए भी 10 साल चाहिए सिर्फ। बिल्कुल एंड यू हैव जस्ट ग्रोन विद 10 साल ना, मतलब आप माशाल्लाह, आपका ये नेक्स्ट लेवल है। मैं समझता हूँ ग्रोथ का। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। योर जर्नी इज डिफरेंट, नो डाउट, बट टेक्सटाइल या कपड़े की ही मशीन लगाना, ये इसमें स्पेसिफिक नीश के अंदर कैसे है? बिजनेस तो बहुत थे ना, बिजनेस करने के लिए आपके पास इनकरेज थे आप, और यू हैव सपोर्ट एंड एवरीथिंग। बहुत सारे बिजनेस थे ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग असल में थोड़ा जब यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो हम लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिला कि यार पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जो ग्रो कर रही थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। तो हम लोगों ने कहा कि यार वाई नॉट हम इस इंडस्ट्री को ही फोकस किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने लोगों को देखा है जो 80s में काम जिन्होंने शुरू किया था, आज वो जाइंट्स बने हुए हैं। मतलब वो लिटरली वो बहुत बड़े जाइंट्स हैं। तो उस इंडस्ट्री को हमने फोकस करके, जब इसमें ग्रोथ है तो क्यों ना इसमें स्टेप इन किया जाए। अल्लाह की करनी ये हुई कि हम लोगों ने एक स्टेप लिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक। यू स्टार्टेड बाय वेंचरिंग? नो। हाउ? हम लोगों ने एक छोटा सा खुद ही सेटअप लिया था। स्टार्ट्स विद द कैपिटल ऑफ अराउंड 30,000 रुपीज। एक छोटी सी दुकान थी, उसमें हमने छोटा सा सेटअप लगाया था। रेडीमेड प्रोडक्ट आपने लगाई? रेडीमेड हम नहीं, हम रेडी करते थे खुद। उस वक्त भी हम स्टिचिंग यूनिट हम लोगों ने, स्टिचिंग से आपने स्टार्ट किया? स्टिचिंग यूनिट हम लोगों ने लगाया सबसे पहले। हम लोग खुद भी अपनी प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, हम एक ऑर्डर्स पे ले रहे थे, उसको ऑर्डर लेते थे, फिर हम उसको प्रोडक्ट को रेडी करते थे, फिर हम रिटेलर को हम दोबारा प्रोडक्ट देते थे। ओके। ये किस तरह हमारा B2B से आप चल रहे थे? बिल्कुल ऐसे B2B मॉडल हम लोगों ने शुरू से रखा हुआ।
इनिशियली हमारे पास होते थे 10 12 15 20 ऑर्डर्स, जो एक रिटेलर की गुंजाइश होती है कि इतने पीसेस टोटल कैपेसिटी होती है हाँ, नॉर्मल इतनी है और हम लोगों की कैपेसिटी भी उस टाइम इतने 2 बंदे क्या ही बना लेते क्या उस टाइम। वेरी राइट तो हम लोगों ने उस कैपेसिटी के अंदर ही काम करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी को रोटेशंस में लेते रहे, उसी कैपिटल को रोटेट करते रहे, आज करते करते ऊपर आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरी इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देखा कि ब्रांड्स कैसे काम करती हैं, फिर उनके साथ थोड़ा बैठना उठना सीखा, किस तरह चीज़ें रन होती हैं। लेबर इश्यूज बहुत होते हैं क्योंकि लेबर को संभालना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है, उसको संभालने के लिए टैक्टिक्स किस तरह इस्तेमाल होती हैं वो सारी सीखी हमने उससे। इंडस्ट्री को रन कैसे करते हैं, इंडस्ट्री का विजन कैसे लेते हैं, ये भी नहीं पता था हमें। हम बेसिकली एक छोटी सी दुकान थी, हम 12 बाय 12 की एक दुकान में बैठे हुए थे, एक समझ लें टेलरिंग शॉप थी वो दिखने में, लेकिन हम टेलर्स इस तरह ऑर्डर नहीं लेते थे, वॉक इन कस्टमर नहीं था हमारा कोई, लेकिन हम लोग थे B2B मॉडल में। उस तरह फिर हमने उससे शुरू स्टार्ट किया बिल्कुल। ओके, तो आपने पहले स्टार्ट किया टेलरिंग टाइप एक B2B मॉडल, आपने ऑर्डर पकड़े फुलफिल किए, यू सी द ग्रोथ ना, यू Exactly. फॉर सी द ग्रोथ एक्चुअली। आपको ये ग्रोथ जो नज़र आती थी, जैसे कि आपने मार्क किया कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान, रीजन का बड़ा एक्सपोर्टर भी पाकिस्तान रह चुका है, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो ग्रोथ नज़र आती थी, जो फोर्सी आप करते थे, क्या फैक्टर्स थे जिसको फोर्सी करते थे? अच्छा, इसमें हम लोग देखते थे कि सबसे पहली चीज़ देखते थे कि एक तो मार्केट साइज बहुत अच्छा था पाकिस्तान का। हर बिजनेस का मॉडल की सबसे पहली जो इवैल्यूएशन करनी चाहिए वो मार्केट साइज को करनी चाहिए, डिमांड के साथ कि हम डिमांड इतनी क्रिएट हो रही है कि हम उसको बेच सकें चीज़ों को। हम लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, फिर ये वो सेक्टर है जो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस टाइम हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था चीज़ों का, लेकिन हमें ये था कि एक्सपोर्ट तो होती है ये चीज़, मतलब जो फॉरेन पाकिस्तानीज हैं हमारे, वो सारे लेते हैं, इंडियंस लेते हैं, बांग्लादेशीज लेते हैं, श्रीलंका वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को। तो एक्सपोर्ट बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने कहा कि इसको फोकस करके इस पर थोड़ा सा पाथ इसको डिसाइड किया जाए कि किस तरह हम लोगों ने इसको रन करना है। वो चीज़ें हमारी इस तरह थी कि हम लोग उसको समझ लें एक टू द पॉइंट लेके चलते थे, कि हमारी फोकस शुरू से यही थी कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही लेके जाना है। हम लोग लोकली हम लोगों ने स्टार्टिंग से बहुत कम काम किया। एक्सपोर्ट का आइडिया लेके चल रहे थे, एक्सपोर्ट क्या आपने एक्सपोर्ट के अंदर ही इंटीग्रेट कर नहीं, हम लोगों का आइडिया पहले था कि हम इसको पहले पाकिस्तान पहले में, establish हाँ, करें, हाँ। पाकिस्तान में पहले इसको स्टैब्लिश कर लें। मतलब आपके विजन में एक्सपोर्ट था? बिल्कुल था। हमारे जो जब हम लोगों ने इसको पूरा जब लिस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस को कि हम लोग किस तरह उसको स्ट्रक्चर करेंगे, किस तरह करेंगे, उसको इतनी ज़्यादा नहीं थी, वीक स्ट्रक्चर था बहुत। आपस में 2 3 दोस्त बैठ के बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जितनी जिसकी जितनी नॉलेज थी ओके, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों को सीखा कि एक कंपनी बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फिर उसको हम लोगों ने उस तरह स्ट्रक्चर करना शुरू किया। ओके, स्टार्टिंग में आपने B2B से ऑर्डर इधर से लिए, उधर डिलीवर कर दिए, इधर से लिए, इधर शिप कर दिए, इसको प्रोड्यूस करके दीजिए। That's it. आपके पास अपनी मशीनरी नहीं थी या नहीं, मेरे पास अपनी मशीनरी थी, लेकिन वो 2 मशीनें 3 मशीनें, स्टिचिंग की 2 यू मशीन। आर लिमिटेड टू अ स्टिचिंग? यस। उसके बाद आपने जो मशीन और लूम्स एंड एवरीथिंग, ये आप इस पे ग्रोथ कैसे आई, इंडस्ट्री को कैसे, मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर सेटअप यू हैव डिजाइन ना, Yes, exactly. तो इस पे आप कैसे आए? बेसिकली हम लोगों ने जब इसी को कैपिटल रोटेट करते गए 3 से 4, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर हम लोगों ने, एक हमें बल्क ऑर्डर मिलने शुरू हुए। Yes. फिर हमने कहा जब बल्क ऑर्डर अच्छी प्राइसिंग में हमें मिलना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने फिर उसको री इन्वेस्ट करना शुरू किया। री इन्वेस्ट करते गए, फिर हमने 10 मशीनों पे गए, फिर 10 से हम 50 पे एकदम हम लोग चले गए, क्योंकि क्लाइंट्स ऐड होते जा रहे थे, हमारी लिस्ट ऐड होती, क्योंकि हम लोगों का शुरू से एक पॉइंट था कि हम लोगों ने क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। शुरू से हमने क्वालिटी चेक कर, हम लोग 2 3 लोग क्या बनाते थे, तो उसमें भी हम लोग 20 30 पीसेस में भी हमने क्वालिटी चेक कर खड़ा किया हुआ था अच्छा, कि क्वालिटी नहीं लूज करनी चाहिए हम लोगों को किसी भी जगह पे। हम लोग एक प्रीमियम क्वालिटी बना के थे, शुरू से देते थे। ओके, तो क्लाइंट ऐड होते चले गए, ऐड होते चले गए, फिर उसके बाद हम 50 मशीनरीज पे गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी खासी 100+ मशीनरीज है, तो हम लोग उस तरह इसको ग्रो करते चले गए। अच्छा, यू आर गोइंग टू अ बिगर स्कोप। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लाइंट्स ऐड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐड होती गई, जब हमारे ऊपर हम लोगों ने कहा जब कैपेसिटी है तो हम उसको क्यों ना ग्रो किया जाए। तो हम कैपेसिटी को देखते हुए हम लोगों ने अपने आप को भी ग्रो किया। स्टिल हम लोग मतलब एक छोटा सा यूनिट है अभी भी पाकिस्तान को देखते हुए, लेकिन अभी भी हमसे बड़े बड़े यूनिट बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब अच्छे स्केल पे आ चुके। बिजनेस, यू एज यू सेड कि एवरीथिंग लाइज इन द कैपेसिटी एंड डिमांड, जिसको हम कैप्चर करें, तो ऑफ कोर्स टेक्सटाइल की कैपेसिटी और डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे है वो अलग,
एक मामला है, उस पर भी हम अभी आते हैं। सो SRS टेक्सटाइल क्या बनाता है? SRS टेक्सटाइल बेसिकली वुमेन नीश है। वुमेन्स क्लोथिंग में हम लोग फ्रॉम द यार्न टू द फिनिश प्रोडक्ट हम थोड़ी चीज़ें हैंडल करते हैं। ओके, डिजाइनिंग डिजाइनिंग ड्रेस। डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग पैकिंग शिपिंग एवरीथिंग हम लोग को। ओके, तो यहाँ से आप आपकी अपनी आउटलेट भी है, कोई ब्रांड है? नहीं, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट किया जो कि ऑनलाइन बेस्ड है अभी, लेकिन इंशाल्लाह विद इन ईयर हम लोग स्टोर का आउटलेट की तो तरफ। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है वो आउटलेट पे भी जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा वो करेंगे, उसको इंशाल्लाह हम लोग उस तरफ लेकर आएंगे। और एक्सपोर्ट में आपका क्या कवरेज है, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग अराउंड 21,000 पीसेज पर मंथ हम लोग की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पीसेस ऑफ अ सूट? सूट 21,000 पीसेज जो है हम लोग प्रोडक्ट शूट का वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और तकरीबन उसमें 85% हमारी एक्सपोर्ट है। Okay, 85% you are based in बिल्कुल the ऐसे। Which countries you are saying? मल्टीपल कंट्रीज, बेसिकली हम लोग 3 डिफरेंट टाइम जोन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो वेरीज डे किसकी कितनी डिमांड है तो हम लोग उस तरह। Okay, okay. अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपने बताया कि वुमेन ड्रेसिंग एंड डिजाइनिंग है, तो व्हाई नॉट मैन? नहीं, मैं व्हाई नॉट डेनिम? बिल्कुल ऐसे ही। व्हाई नॉट आजकल के जो ड्रेसेस हैं and everything, you know? डेनम एक अलग कैटेगरी है, उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं उसके, डेनम देखने में बहुत इजी है, लेकिन डेनम एक इनिशियली जो स्टार्ट लेने वाला बंदा है ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। Okay. डेनम के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेनम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। डेनम को बनाने के लिए मतलब कम से कम भी जो है ना, एक दिन के अंदर आप छोटे से अगर एक मशीन से भी बनाना शुरू करें ना डेनम, आप एक दिन में आराम से 200-250 पीसेज आप एक दिन में रेडी कर सकते हैं। तो विद लिमिटेड कैपिटल के साथ आप वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जब तक आप एक अच्छे कैपिटल के साथ नहीं पुट इन करते, क्योंकि डेनिम के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसको जब तक वो इन हाउस नहीं हो जब तक आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो जो चीज आप बना रहे हैं वुमेन प्रोडक्ट्स में, वो क्या है? लॉन वगैरह? लॉन भी है, कॉटन भी है, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम फैब्रिक इंपोर्ट अब होने लग गए हैं पाकिस्तान में, तो उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाने लग गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इट्स अ रियली सर्वाइविंग कंडीशन, बिल्कुल है ना? सर्वाइवल मोड पर। और पर्टिकुलरली हम इसकी बात करते हैं जो कि बिजली से चलने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी सर फहरिस्त आप ही की है। टेक्सटाइल बड़ी मशीनरी है सारी, उससे चलती है, बॉयलर से एंड बिजली से। तो बिजली की यूनिट प्राइस बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान की कंडीशन और इंपोर्ट की कॉस्टिंग, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस? सर बहुत टफ हुई है सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा टफ हुई हैं। अगर हम कंपेटिटर्स कंट्रीज़ को देखें जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा सब्सिडाइज किया। शायद वियतनाम और बांग्लादेश ही इतना सस्ता बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बेसिकली हमारे अपनी भी कोताही हैं। अब जो इंटरनेशनल बायर आता है ना, वो 3-4 कंट्रीज को ही हिट करता है सीधा आके। Okay. वो अपनी क्वेरीज देता है, वो 3-4 कंट्रीज को पॉइंट आउट करके देता है, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया। पॉइंट आउट करके देने पे आ गए। बिल्कुल, वो पॉइंट आउट करके देते हैं, इनको 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 क्वेरीज देनी है, उसमें लीस्ट पे सबसे आखिर में पाकिस्तान लिखते हैं वो। उसके हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एक तो हम टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाते उसको, उसके मल्टीपल रीजन हैं। अगर आप कितने ही प्रोडक्टिव यूनिट क्यों ना हो, अगर आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आप कैसे कैसे टाइम पे निकालेंगे? वो इशूज हैं। आप फिर एनर्जी सेक्टर हमारा बहुत हाई प्राइसिंग पे हमें को, अगर हम लोगों की सजेशन ये थी गवर्नमेंट को कि हम लोग उसको 9 सेंट्स पे हमें बिजली दी जाए, ताकि हम उसको कम से कम कम्पीट तो कर सकें। 9 सेंट मतलब 9 सेंट पर किलोवाट पे हम लोग उसको 9 सेंट, हाँ सेंट पे, ताकि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टर्म्स में ही हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो उसको कम्पीट करने के लिए कम से कम उस कैपेसिटी पे तो आए ना कि हम अपने रेट्स कोट करके जहाँ पे हम भी प्रॉफिट बने और मुल्क को भी हम चीज़ें प्रोवाइड करें। हम भी ड्यूटीज पे करना चाहते हैं, बहुत नहीं करना चाहते, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिलती उसकी, क्या हम अपनी कैपेसिटी पूरी करें या हम अपने यूनिट्स के खर्चे पूरे करें या टैक्सेस पे करें। हमारी सजेशन ये थी कि हमें इतना गैप दे दें, ये नहीं कह रहे कि आप हयात कर दें हम लोगों को, एक शॉर्ट पीरियड के लिए कम से कम 10 साल के लिए हमें, ताकि हम रिवाइव कर सकें चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं हम उसको दोबारा ग्रैब कर लें। तो इस वजह से हम लोग उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि कम से कम उस तक तो हम पहुँचें। फिर उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी की, कॉटन कैपेसिटी हमारे पास कम होती जा रही है दिन में। उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि हम फार्मर्स जो हैं, वो फार्मर
कॉटन क्रॉप्स नहीं लगाते। पहले होता था कि आप 90s की बात करें अगर, तो हम जब स्टडी करा उस चीज़ को लेके पूरा, तो 90s के अंदर 3-4 पिकिंग्स होती थी कॉटन की। तीन जुलाई चार पिकिंग मतलब एक साल में? एक साल के अंदर ओके। एक क्रॉप लगती थी, उसका पौधा रहने दिया जाता था, उसका जो फूल है बेसिक जो कॉटन है वो चाहिए वो पिक कर लिया जाता था, फिर वो 3 महीने बाद वो दोबारा पिक होता इससे था। में आ जाता। बिल्कुल, वो मल्टीपल पिकिंग्स होती थी उसकी, वो दिसंबर तक चलती थी। हम कहते ये थे कि एक मशहूर थी टेक्सटाइल काम में कि दिसंबर की कॉटन वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी होती थी, अच्छा। उसको कंसिडर किया जाता था। अब आप क्लाइमेट चेंज कह लें, कुछ इस वजह से कह लें, बारिशें इस तरह होती हैं, क्या वो कॉटन क्रॉप जो है वो शॉर्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, और फार्मर को भी उस तरह नहीं मिलती चीज़ें, उसका बेनिफिट नहीं मिलता, उसको प्राइसिंग नहीं मिलती अच्छी, वो शॉर्ट क्रॉप्स की तरफ आ गया, वो राइस की तरफ आ गया है। आप बिलीव नहीं करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली इतनी पुरानी है, मतलब 8,000 साल पहले जो मोहनजोदाड़ो की जो जियोग्राफिकली हम लोगों ने उसकी जो मूवी थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया था, उस टाइम भी टेक्सटाइल के कुछ टूल्स ऐसे डिस्कवर हुए थे जो 8,000 साल पहले भी यूज़ हो रहे थे। तो इतनी पुरानी इंडस्ट्री आज तक चल रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अभी तक वही। अभी तक वही है। आप आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, आप टेक्सटाइल पे किसी का कोई ध्यान नहीं। उसकी रीजनिंग ये है कि पता है कि एक बड़ा दरख्त है वो दे रहा है, जब वो बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा, जब वो झुक जाएगा, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का एहसान है या करम है पाकिस्तान के ऊपर, जो आज तक आप किसी को नहीं सुनते कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस रीजनिंग की वजह से बंद हुई है कि वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही। इवन दो पाकिस्तान इज स्टिल competing स्टिल कम्पीटिंग। competing to India, competing to Bangladesh, competing to Vietnam. अभी रिसेंटली बांग्लादेश के हालात को डिस्टर्ब हुए थे कुछ मंथ्स पहले, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई थी रीजन के अंदर। स्पेस क्रिएट हुआ था। बिल्कुल स्पेस क्रिएट हुआ था। पाकिस्तान ने उस सिर्फ छोटे से टाइम स्पेंड विद इन अ मंथ के अंदर हम लोगों ने तकरीबन $6.8 मिलियन के ऑर्डर्स लिए हैं पाकिस्तान में। सिर्फ बांग्लादेश के छोटे से हालात खराब होने से इतना बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ। तो लेट्स थिंक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2000 खान साहब की गवर्नमेंट जब से गई, अनस्टेबिलिटी जो है वो कब से शुरू हुई? 2021 था या 22 था? तो इमरान खान की गवर्नमेंट जब खत्म हुई है एंड दूसरी गवर्नमेंट आई और बीच में एक खाली स्पैन भी गुजरा, कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं उसको? केयरटेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर जो आए और फिर अब ये लोग जो आए, स्टिल पाकिस्तान इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अनस्टेबल। अनस्टेबल। IMF एंड ये बिल्कुल ऐसे सारी ऐसे चीजें। ही। कितना बड़ा गैप क्रिएट किया होगा पाकिस्तान की इस इनस्टेबिलिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा पॉइंट ही यही है कि अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो आला सतह पे बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री को पॉइंट आउट कर लें तो हम इसको पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं, सिर्फ एक सेक्टर से। हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं। आप मतलब आप उसको फार्मर से ले लें, आप टेक्सटाइल बेस ले लें, आप आईटी इंडस्ट्री ले लें, आपकी ई कॉमर्स अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रही है। अभी हम मतलब अभी ग्रोथ की तरफ है, अभी ये बड़ा प्रॉमिसिंग है ये आगे ऐसा ही चल है। के। अब लोगों को सेंस आई है कि ई कॉमर्स में कितना बड़ा पोटेंशियल है, लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम अभी ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को कुछ और अभी हम वो वाले मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि बाकी दुनिया ने उसको मतलब ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट फाड़े गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन कम से कम सेंस टू डेवलप होना, एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन हमें काम तो आ रहे हैं। बिल्कुल करना तो आया ना। आप एक रास्ते पे चलना शुरू हुए हैं। अब ये है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट के इश्यूज आ गए, अब ये भी प्रॉब्लम हमारे छोटे नहीं है, तो इससे भी निकलना है। अच्छा, आपने मेंशन किया कि क्रॉप की जो है वो पिकिंग पहले 90s में जो है वो 2 3 4 हो जाया करती। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब कितनी होती है? अब एक ही होती है, सिर्फ एक? पूरे साल में एक पिक एक होती है। तो बाकी कॉटन कहाँ से आता है? फैक्ट्री कैसे चलती है? सारा इम्पोर्ट होता है। हम ब्राजीलियन कॉटन इम्पोर्ट करते हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही। बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग पहले पाकिस्तान की जो नीड है ना, वो तकरीबन 15 मिलियन बेल्स की जरूरत है पाकिस्तान को एक साल में। एक साल में। ओके हम लोग कितनी निकाल रहे हैं? हम लोग 4,500 मिलियन बेल्स पे काम कर रहे हैं इसमें। ओके इतना बड़ा गैप। इतना मतलब छोटी सी परसेंटेज तो बिल्कुल जो हम सेल्फ बनाते हैं, बाकी सब बाहर से लेते हैं। सब बाहर से आ रहा है। इतना ज्यादा गैप तो हमारा इतना ज्यादा एक्सचेंज तो सिर्फ एक इंडस्ट्री लेके जा रही है। इसी वजह से लेके जा रही है। हम लोग फैब्रिक इंपोर्ट, अब हम फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करना, फैब्रिक डायरेक्ट बना हुआ फैब्रिक इंपोर्ट होने लगा है, चाइना से इंपोर्ट होने लगा है। ओके उसकी रीजनिंग ये है कि हम लोग यहाँ पे वो फिजिबल ही नहीं रहा मॉडल कि हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें।
वो क्वालिटी नहीं बना पाते, वो कॉस्ट पहले होती थी कॉटन में अलग अलग ग्यान्स के नंबर होते हैं, वो 1 इंच का होता था, वो अलग अलग सेक्टर्स में वो अलग अलग छांटी होती थी बेसिकली क्रॉप की क्वालिटी की। अब वो छांटी नहीं होती, अब वो मिक्स में होता है, सब कुछ मिक्स करके चलाते हैं फोकस ही नहीं है इतना। बिल्कुल नहीं है, वो है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है ना, इतना अवेलेबल नहीं है। आप देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुनते हैं आजकल, बहुत ऊपर जा रही है, 95,000 पॉइंट्स पर भी आज, लाख पे जाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉटन एक्सचेंज कमेटी भी है, कॉटन एक्सचेंज भी है, पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज है, उसमें किसी का ध्यान नहीं। वो एक ऐसी चीज है कि अगर कॉटन एक्सचेंज को कॉपरेट करना किसी को आ गया, उसमें काम करना आ गया, आप, मैं गारंटी करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में आप भूल जाएंगे जो आपको कॉटन एक्सचेंज में मजा आएगा। अच्छा। क्योंकि सिर्फ मैकेनिज्म पूरा मौजूद है, उसको फिर सिर्फ अपडेट करना है। वो हम लोगों ने हायर तो कर लिए 80s 90s में, जो लोग हायर वो आज भी हायर बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको थोड़े नए चीजें सिखाने की जरूरत है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं हो रहा, नए लोगों को भर्ती करें आप। बस ये छोटा सा साइकिल हम अगर पूरा कंप्लीट कर लेना, काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी इसके अंदर। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बिजली की, अव्वल तो बिजली है बहुत महंगी है, बहुत। दूसरा प्रॉब्लम बहुत कम है, बिल्कुल ऐसा, और इंडस्ट्री जो है वो कभी प्रायोरिटी होती है कभी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा, और इंडस्ट्री की अगर कंट्रीब्यूशन जैसे कि आजकल के हालात है तो जो इट इज वेरी लो, बिल्कुल बहुत कम है, तो उसी हिसाब से उसको बिजली की प्रायोरिटी मिलती है। बिल्कुल तो ये इन हालात में यू ऑल आर फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर सर्वाइवल लाइक, बिल्कुल ऐसा। एंड इंडस्ट्री इज गोना बी श्रिंक। श्रिंकिंग, बिल्कुल एब्सोल्युटली श्रिंकिंग। उसकी देखें, अब एनर्जी सेक्टर्स को अगर हम शुरू से शुरू करें ना, सबसे पहले आती है एक आईपीपी नाम का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चले थे, जिसमें बिल्कुल हम उसमें बिल्कुल फंस के रह गए। आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर कौन से सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, सिवाय आईपीपीस के, क्योंकि वो बंद भी होगा तो उसको पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। आप कहते हैं आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास ओवर कैपेसिटी है, वो चलते ही 30% में, 70% तो आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, और उसका पे भी करें, बिल्कुल वेस्ट हो रही है ना वो मनी। आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते उस एग्रीमेंट में, आप उसको डाइवर्ट ही कर दें तो कितनी सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाए। तो आईपीपीज के अंदर सिवाय उस सेक्टर को लेके आईपीपीज में हम लोग फंस के रह गए, पूरा सेक्टर फंस के रह गया। उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलना शुरू हुई। फिर हम लोग थे उसको एनर्जी सेक्टर में अगर हम करें तो ऑयल बेस्ड सारे आईपीपीज लगाए, ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, वो फिजिबल नहीं रहा मॉडल चलाने के लिए, लोगों ने बंद करके आईपीपी से पैसे लिए, वहां फंस गए। अब फिर हम लोगों का इंडस्ट्री को तो रन करना है ना, अब जो जिनका नाम है, जिनकी लेगेसी बनी है पूरी पूरी इंडस्ट्रीज, अब फैसलाबाद को ले लें आप, मैनचेस्टर ऑफ कहते हैं पाकिस्तान उसको, तो इतना बड़ा सेक्टर अगर आप उसको लेके रन कर रहे हैं, पूरा टेक्सटाइल बेस्ड शहर है आपका, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर फैसलाबाद में बैठा हुआ है आपका। आप उस कम से कम एक टारगेटेड करके आप उसको सब्सिडाइज करना शुरू करें कि एक शहर को दे दिया या एक इलाके को कर दिया, या कुछ फेजेस में स्टेजेस में डिवाइड कर दी इंडस्ट्रीज को, कि किसकी जितनी कैपेसिटी है उसको उस हिसाब से, अगर भी उस हिसाब से भी अगर करें, सिर्फ 10% भी सब्सिडाइज करना शुरू करें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि आप छोटी से छोटी इंडस्ट्री ले लें, उसका मिनिमम बिल भी लगाए ना अगर, तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए उसका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अब उसको अगर हम सिर्फ 10 लाख का अगर हम 6 लाख 7 लाख पे भी आ गए ना, हम लोग 3-4 लाख अगर उसको एनुअली भी उसको बचा लेना, तो उसके तकरीबन 5% या 1% तो उसके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। यस, और वो जो मार्जिन किसी और जगह पे कंज्यूम होगा, बिल्कुल, तो वो पैसा, बिजनेसमैन कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखता, उसको अकाउंट में पैसा बुरा लगता है, वो रखा हुआ डिवैल्यू हो रहा होता है, वो कभी भी अपने पास नहीं रखता, वो उसको रिवॉल्व करता रहता है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो रहा होता है। वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? पाकिस्तान में करेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, कुछ ना कुछ बेचेगा, तो वो उसको इस सेक्टर, अब रियल एस्टेट जो भागे थे सब पीछे, आपको यकीन नहीं करेंगे, लोगों के बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो यूनिट 3 यूनिट 4 उनके जो स्टैब्लिश हुए थे, वो बंद करके उन्होंने प्लॉट जमीनें खरीद ली। वो कहते थे जी हम चारपाई डाल के चौकीदार को सुलाते हैं रात में, और सुबह उठते हैं तो 10 करोड़ रुपए बढ़े हुए होते हैं जमीन की, कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहे, वो सो रहा है खाली, सुबह उठते हैं तो 10 करोड़ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया बराबर में, हमारी बिजनेस जमीन की वैल्यू 10 करोड़ बढ़ गई। अब जब ये इकोनॉमी, इस मॉडल हमने अडॉप्ट करना शुरू किया, तो हम कहाँ जाएंगे? बबल इकोनॉमी, बिल्कुल वो बबल इकोनॉमी थी, अब फंस गए आके। अब उनको देख के एक टाइकून बना हमारा रियल एस्टेट से, उसके पीछे सारे लग गए, हम भी टाइकून बनेंगे, हम भी अब वो तो देखे बन गया,
उसको आप उनका मैं दिमाग नहीं समझ पाए ना, वो किस विजन से चल रहा है, वो एक मार्केट को समझता है। उसने देखा क्या कि जी प्राइम मिनिस्टर भी उसकी रीच में है, प्रेसिडेंट भी उनकी रीच में है, आर्मी चीफ भी उनकी रीच में है, और वो जिस तो वो बन सकता था, हाँ बन गया। ना, बिल्कुल बन गया वो। लोगों ने सोचा हम भी बन जाए। हम भी बन जाएंगे, वो कर नहीं पाए लोग। अब एक यूनिट है बहुत मशहूर, मेरे ख्याल से नाम ले लेना चाहिए, सितारा टेक्सटाइल के नाम से एक Yes. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सितारा टेक्सटाइल को कहते हैं जी बंद हो गई वो इकोनॉमी सेक्टर को। आप सितारा टेक्सटाइल के जो सीईओ हैं इदरीस साहब, उनसे कभी मुलाकात हो या उनसे मिलें। इदरीस की इदरीस की नहीं, मियां इदरीस नाम है अच्छा उनका। सुमंत। तो उनसे आप कभी मुलाकात हो आपकी, तो वो आपको बताएंगे कि सितारा टेक्सटाइल बंद क्यों हुई है। सितारा टेक्सटाइल कभी भी बंद नहीं है, सितारा केमिकल्स है, सितारा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है बेसिकली। सितारा केमिकल्स है, सितारा के और भी एनर्जी भी है, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको टाइम पीरियड के लिए बंद कर रहे हैं, फ्रीज की। फ्रीज किया उन्होंने, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं एक और जगह। और वो मार्केट में न्यूज इस तरह है कि जी सितारा टेक्सटाइल सर्वाइव नहीं कर सकी, वो सितारा टेक्सटाइल इतनी बड़ा नाम बंद हो गया। कह रहे हैं ये हमारी बाप दादा की लेगेसी है, हम इसको कैरी करेंगे हर हाल में। हमारे दूसरे यूनिट्स हमने खड़े किए हैं, वो बंद हो सकते हैं, ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस सेक्टर से सारी चीजें बन। सारी चीजें बनाई हैं। तो वो इस विजन के आदमी को आप कह रहे हैं कि सितारा टेक्सटाइल बंद हो गई। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गया ड्यू टू इकोनॉमी के सिनेरियोस की वजह से। वो इस वजह से कि उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो हम री इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, हम री इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। जब एक चीज री इन्वेस्ट हो रही है, जो घर लेके नहीं जा रहा बिजनेस में, वो उसका पैसा रोटेशन इतनी ज्यादा चल रही है कि वो कभी भी डेड नहीं हो सकती एक चीज। जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले जो वॉल्यूम था वो 3-4 पिक हो जाते थे साल में कॉटन के, और अब वो एक होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ इसी बात को रखा जाए सामने, इसी वॉल्यूम को ले लिया जाए कि 3 पिक अगर अभी तक हो रहे होते तो कितना बड़ा वॉल्यूम होता प्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन चूंकि हालात ही ऐसे रहे, इधर से फार्मर जो है वो अंडर पेड रहा या अंडर वैल्यूड रहा, इधर से इंडस्ट्री को इतना वो नहीं हो रहा था, इधर से बिजली के इशू एंड लॉट ऑफ फैक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें तो इसको प्रॉपर जख्मी करके मारने के उस पर लाया गया है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखें ऐसा है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये वैसी कहानी है। आप एक चीज को लेके पहले उसको सीधा कर लें, पहले वो अलाइन हो जाए, फिर आप दूसरे सेक्टर्स की तरफ अलाइन। फार्मर्स की इश्यूज मल्टीपल हैं। आप फार्मर से बात करें, फार्मर आपको मल्टीपल इश्यूज। हमने कॉटन लगा तो ली, हमने उसमें इनोवेशंस नहीं लाया, हम उसने हमने हमने उसको अपग्रेड नहीं किया। Yes. उसकी कैटेगरीज बहुत बन सकती थी, दुनिया में बन चुकी हैं अब तक। हमने कुछ भी नहीं किया, हम उसको एक नॉर्मल वायरस से भी जो हमारा होता है उससे हम नहीं बचा पाए। मतलब आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च करते हैं, बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डूइंग देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग के पास चीजें हैं, मौजूद हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उनका ध्यान इस तरह गया कि हम लोग एक फसल के ऊपर उसको एक फीवर से कितनी की क्रॉप है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको डेट करने में हम मल्टीपल सेक्टर्स का हाथ है। एक सेक्टर वो ये है ही चीज नहीं जो एक सेक्टर डुबा दे। ना फाइनेंस उसको डुबा सकता है, ना उसको ये फार्मर डुबा सकते हैं, ना उसमें आपके लिए एनर्जी सेक्टर डुबा सकता है। ये मल्टीपल इश्यूज बन के फिर टेक्सटाइल सेक्टर पे सवाल आना शुरू हुआ है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंपटीशन इन टेक्सटाइल इन लोकली तो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब because a lot of brands, you know, Sapphire, Gul Ahmad, and a big बिल्कुल 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 ऐसे ही। हम लोग देखें हम सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। अगर हम अभी भी लेग पुलिंग करना शुरू कर देंगे ना, तो कोई भी नहीं सर्वाइव करेगा। टेक्सटाइल सेक्टर्स में ये है कि वी नो ईच अदर। हम खाटी को भी जानते हैं, हम गुल अहमद को भी जानते हैं, हम सफायर को भी, हम सब उसको शायद यूज भी करते होंगे अपने अपने घर में। अच्छा, ये टेक्सटाइल की जो एसोसिएशन है एप्टमा, व्हाट इज द रोल रिवाइवल में उन्होंने क्या किया है? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, एंड यू पीपल आर आल्सो द पार्ट। तो इन लोगों ने इस चीज को सोच के इस पे क्या काम किया? ये लोग, इन लोगों की वजह से हम लोगों की आवाज है अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। एप्टमा ना हो तो टेक्सटाइल की कोई आवाज नहीं है।
इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद देखें इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं और जाके टाइम अपना लगाए और उन लोगों को समझाए लेकिन को कहाँ जाके कहाँ तक प्लीज वज़ीर आज़म के साथ रोज भी बैठे होंगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा जब तक आप किसी बॉडी का एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, वो एक कमेटी बता देंगे, वो कहेंगे आप इनसे बात करते हैं, आप फिर उनसे बात करेंगे, उनको समझ नहीं आएगी, उनसे भी आधे लोग बोलेंगे हमें समझ नहीं है, आधे लोग छोड़ देंगे, आधे लोग रह जाएंगे, फिर नई कमेटी फॉर्म होगी, आप कमेटी खेलते रह जाएंगे, जो नॉर्मली पाकिस्तान में होता ही है। होता ही यही है। तो एप्टेमा की आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एप्टेमा ने ही स्टैंड लिया ही बड़ी भी चाहिए। आईपीडी से जो मसला है ना, ये जब हम फंसना शुरू है, आईपीडी की रिकॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है आजकल, तो वो चल रहा है न्यूज़ में। ये उठाया ही एप्टेमा ने, आज के महीने पहले ही एप्टेमा के जो बिकॉज़ एप्टेमा इज द बिगेस्ट स्टेक ऑन बिजली का सेक्शन, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। वो रीजनिंग है, हम सिर्फ ये देख रहे थे, हम जब इवैल्यूएट करने जाते हैं, हम अपने नंबर्स को देखने जाते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर पता चलता है कि यार सिर्फ बांग्लादेश में आपको मिसाल दी कितनी सी डिस्टर्बेंस के अंदर हमने इतना ऑर्डर पिक कराई है। हमारे पास इसमें आपने कैप्चर किया, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल नीड है हमारी, वो सिर्फ रेटों की वजह से नहीं करता हमारे टर्की। मसला ये है कि हम लोग एक तो करेंसी वाइज हमारी डिवेल्यूएशन होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हमारे बार बार चेंज होते रहते हैं, वो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर खड़ा करते था, कुछ नहीं करेंगे कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करती है कि आप किस तरह देखिए, हम एक पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन यूज कर रहे हैं, फार्मर भी क्रॉप यूज कर रहे हैं, हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम हर चीज यूज करने के लिए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हम ले रहे हैं, हम डॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अभी भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की इम्पोर्ट इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, और रीजनल की भी शायद सबसे बड़ी एक टाइम पे रह चुके हैं हम लोग। अभी नहीं है, अभी इंडिया ऊपर निकल रहा है और बांग्लादेश था अभी थोड़ा नीचे आ गया, चाइना से आगे निकल गया था, चाइना तो खैर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट अभी भी मौजूद है, इसको रिवाइव करके हम लोगों की कोताहियां कह रहे हैं, अभी भी हम लोगों की गलतियां होती हैं। जो नया यूनिट वेट हो रहा होता है ना, अभी जो नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को हिट करना शुरू करें, इंटरनेशनल बायर आ जाए उनके पास। पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल बायर को एक्वायर तो कर लेंगे, अब हमारे पास एक काम यूज होती है क्लाइंट को घेरना, ये सबसे गलत काम है। आप उसको घेरे नहीं, आप उसको कन्विंस करें, बिल्कुल वो एक वाई भी गलत आती है उससे। आप ये नहीं, आप उसको कन्विंस करें कि यार हम अच्छी प्रोडक्ट देंगे आपको, कमिटमेंट पूरी करेंगे। आप क्वालिटी से कन्विंस करें, प्रोडक्ट से कन्विंस करें, प्राइस से करें, कन्वीनियंस से करें, घेरना क्यों है भाई? भाई तो आप उसको घेरते भी हैं और उससे मिसकमिटमेंट भी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं उससे, वो सीधा आपको देखें। इंटरनेशनल बैंक के पास ऑप्शन बहुत है, वो इंडिया भी जा सकता है, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, सब उसके पास अवेलेबल है, उसके लिए पूरी दुनिया ओपन है, बिल्कुल हमारे लिए नहीं है। हमें चाहिए कि उसको केटर करें, इस हद तक करें कि चाहे बेच रहे हमारी रातों नहीं नींद आराम दे, लेकिन उसको ट्रस्ट है नो, बिल्कुल वो एक दफा का बायर नहीं है, वो मल्टीपल आपसे बाइंग करेगा और वो ह्यूज बाइंग करता है। अब हम लोगों को क्या है कि एक दफा आ जाए, बस एक दफा हम काट दें, बिल्कुल। पॉइंट यही है कि हम उसको कहते हैं घेर लें और हम उसको काट दिए तो खत्म। फिश ऑलवेज रॉट फ्रॉम द हेड, अगर आप उसका हेड काट देंगे तो मैं बचा गया फिश के अंदर, आप उसको फिर देखेंगे कैसे कि वो फिश है कि नहीं है, तो आप उसको देखते ही नहीं, आप कहते हैं बस कहाँ जाए और उसको काट जाए खत्म करें। वो एक्चुअली बेसिकली हमारी बैड मेंटलिटी, बैड टीचिंग और ओवरऑल बैड कम्युनिटी एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पढ़ा लिखा माशरा कहते हैं, पढ़ा लिखा माशरा है, पढ़े लिखे के साथ हमें तहजीब और तरबियत भी जरूरी है ना। तरबियत हमारी पीछे रह गई है, हम पढ़े लिखे तो हम निकल गए आगे अभी, लेकिन हमारी तरबियत बहुत पीछे है। हम लोगों को एक दूसरे से बात, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना बहुत वीक है लोगों की, लोगों का माइंडसेट बहुत छोटा रह गया। अभी भी मैं देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं, जो दोस्त हैं या दोस्तों में कोई फैमिली में या कोई भी टेक्सटाइल की तरफ या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहता है, वो अभी भी एक छोटे लेवल पे आके स्टॉप होके रह जाता है। मैं इसको कहता हूँ आप एक कंपनी बिल्ड करें, सबसे पहले कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, आप घर बनाना शुरू करते हैं, उसकी प्लेन बनाते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं वो वेट कितना उठा सकती है, लोड बेयरिंग आपको आइडिया होता है कितनी ले सकती है। कंपनी भी ऐसे खड़ी होती है। कोविड के अंदर सबकी कमर टूटी, सब बुरे हालों में है, लेकिन कंपनीज अभी भी स्टैंड करती हैं। कभी कंपनीज उसको भी रन करेंगी, घर बैठ के एम्प्लॉयज को सैलरियाँ दे रही थी, हमने भी दी, लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर वीक नहीं था ना, इसलिए कंपनी की स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड
एम्प्लॉयज को भी आपके ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी कंपनी कहीं नहीं जा सकती, इतनी इजी नहीं है हमारी कंपनी को बंद होना है। वरना उनके पास भी ऑप्शन थे, वो घर बैठ के काम कर सकते थे, किसी और सेक्टर में घुस सकते थे, लेकिन उनको ट्रस्ट था कि हमारी कंपनी अगर हमें पे कर रही है, हमें फैसिलिटेट कर रही है, तो ये इतनी जल्दी वीक नहीं होगी। बात ही हम लोगों का स्ट्रक्चर ये है कि बस आए, हम पैसा कमाए, हम घर लेके चले जाए। पैसा आता है सबसे पहले क्या गाड़ी लेनी है बच्चे ने, उसके बाद उसने घर ले लेना है और फिर अय्याशी करनी है। ये एक बेसिक मॉडल उसने अपने जहन में बना लिया। उसने ये नहीं सोचा कि इसको मैं अगर लेगेसी में क्रिएट कर दूं तो एक फैमिली लेगेसी बन जाती है ये चीज। और फिर वो उसका ग्रोथ का जो लेवल होता है वो अलग होता है। अलग होता है। आपके बाप दादा ने अगर कोई काम शुरू किया तो आप तीसरी चौथी नस्ल खा रहे होते हैं उसको। आप जो काम शुरू कर रहे हैं, आपकी फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आपकी इस काम को लेकर रन करेगी। आपने वो चीजें नहीं सोची। बिजनेसेस का ही है, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग, लेकिन कभी भी लोगों ने यही सोचा कि यार हम इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, हम एक दूसरे के इन्वेस्टर ले ढूंढने चलते हैं कि हमें इन्वेस्टर मिल जाए, पैसा मिल जाए। आप इन्वेस्टर पब्लिक कंपनी नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। सबसे अच्छी, सबसे सेफ और सबसे आराम से जो आपको फंडिंग मिलती है वो पब्लिकली मिलती है आपको, जो आपको इस तरह प्रेशर भी नहीं करती। आप मुझे मेरे पास इन्वेस्ट करें, आप एक महीने बाद खड़ोगे कि यार क्या हुआ, क्या प्रॉफिट्स हैं, आप वो प्रेशर लेने को तैयार हैं। आप पब्लिक सेक्टर पे जाने को तैयार नहीं है, जो कि चैनलाइज वे, लीगल वे। आप फंड रेजिंग वहां से करें, अपने शेयर्स दें, वैल्यू करें। आप देखें तो सही कितनी हैवी फंडिंग मिलती है आपको। लोगों का वो जहन नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस तरफ आप देखें, आप एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट, हम चाचे ताए मामू से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम इसको बिल्ड कर लें एक चीज को, उसके बाद हम इसको मूव करें इस तरह। बहुत ईजी है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी काम करना बहुत आसान है। तो इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है, बिजली और प्राइसेस और कंपटीशन इन एवरीथिंग, आप एज अ इंडस्ट्री ओनर आप क्या लिखते हैं? ये इसी तरह चलेगा, इसमें ग्रोथ आएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे मायूसी गुफा है वैसे, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ आएगी। सिर्फ हमें क्या है कि एक चीजें सेट करनी, बिल्कुल एक लीडर, विजनरी लीडर आ जाए हमारे पास, जो पॉइंट बाय पॉइंट काम करना सीख ले। हम लोग भी हालात है वैसे कि हम लोग भी उसको, नया लीडर आता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका ध्यान हटे, तो हम आधे चीजें लेते हैं नीचे से। तो जैसे कि जब तक ये ब्यूरोक्रेसी का जो आलम है ना हमारी, वो यही है, समझ जाते हैं। बेसिकली हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के हमें आइडिया हुआ है, तो जो हम सुनते हैं लोगों से, तो यही होता है कि उसको उलझाने की कोशिश होती है कि उसका डाइवर्ट हो, ताकि हम दूसरी चीज से डर निकाल लें चीजें। अब एक टाइम पे जो हमारी सदर पंजाब था, ये पूरी कॉटन बेल्ट कहलाती थी। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे राइस उगती है, वहाँ पे आपको मेज उगती है, और ये सब चीजें आप उन्होंने लगा ली। पूरी कॉटन बेल्ट तो खत्म हो चुकी है हमारी। ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ का एरिया, पूरा ये सदर पंजाब पूरा एक बहुत बड़ा सेक्टर था पूरा। मतलब मेरे ख्याल से 2% या 5% कम खड़े हैं, सिर्फ ये रह गई इंडस्ट्री। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि उसको रिवाइव करने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी पोटेंशियल लगता है। अभी भी हमारे जो टेक्सटाइल, जो बड़े इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके लेकर आ रहे हैं। अभी भी हम इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इंटरनेशनल बायर्स को अभी भी लेकर आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि उसको चैनलाइज करना है प्रॉपर्ली, पे बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, मुल्की सतह पे टेक्सटाइल में अभी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, जो कि बहुत टर्न अराउंड होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी और सेक्टर के लिए भी। Thank you so much, Radha Bhai, from SRS Textile founder and CEO. And we have a very productive conversation on textile industry. We will be, inshallah, soon on another part. So thank you so much.